फोर्थ वन डिस्कस कर रहे हैं। एन इंजन एंड अ वेट एन इंजन एंड अ ट्रेन वेज 200 मीट्रिक टन। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कोई इंजन है, ऑब्वियसली वो ट्रेन को आगे की तरफ लेके जाता है, इंजन ट्रेन को खींच के लेके जाता है ना आगे। तो हमें इंजन और ट्रेन का टोटल वेट दिया हुआ है 200 मीट्रिक टन। Engine and a train weighs 200 metric ton, and the engine can exert a pull of 5 metric ton weight. अब जो इंजन है उसने ट्रेन को पुल करके आगे की तरफ लेके जाना है, तो जो इंजन है वो कितना फोर्स लगा रहा है 5 मीट्रिक टन। जैसे लास्ट वाले के अंदर हमें पुल ऑफ द इंजन फाइंड आउट करना था, इस बार हमें दिया हुआ है कि इंजन जो है वो ट्रेन को 5 मीट्रिक टन वेट से पुल करके आगे की तरफ लेके जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन कपलिंग इफ द इंजन अलोन वेज 60 मीट्रिक टन। अब हमें इनको अलग अलग करके तो नहीं दिया हुआ, सिंपली दे दिया कि जो इंजन है वो 60 मीट्रिक टन का है। बच्चे आपको बताया हुआ था कि टोटल 200 मीट्रिक टन है, तो अगर इंजन अकेला 60 मीट्रिक टन का है तो आपकी जो रेस्ट ट्रेन होगी ऑब्वियसली वो 140 मीट्रिक टन की बच गई। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये 60 मीट्रिक टन है और ये 140 मीट्रिक टन है। फाइन। और पुल भी पता लग गया हमें, एफ फोर्स जो लगा रहा है इंजन इसको आगे खींच के लेके जाने के लिए, वो कितना लगा रहा है 5 मीट्रिक टन वेट। ठीक है, तो जहाँ तक बात है वेट वगैरह की, तो हम क्या करते होते हैं, जो वेट है वो हम केजी में लेते हैं ना, इसलिए जो टोटल आपको 200 मीट्रिक टन दिया हुआ है आप उसको 1000 केजी के हिसाब से सेट कर लो। 200 फिर उसके बाद 1000 केजी, ये आपका टोटल वेट हो गया। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन कपलिंग। अब देखो, जब ये इंजन इसको आगे की तरफ पुल करके लेके जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक कपलिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं ना। इंजन पुल करके आगे लेके जा रहा है ट्रेन को, ट्रेन भी तो साथ चल रही है ना, वो एक कपलिंग क्रिएट हो जाती है। और उस कपलिंग में जो टेंशन होगी ना, आपको वो फाइंड आउट करनी है। दिया क्या हुआ है, इफ इंजन अलोन वेज 60 मीट्रिक टन द रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल टू 10 kg पर टन। ये भी दिया हुआ है हमें कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 10 kg पर टन। तो क्या सिचुएशन बनती है, हाँ जी, पहली बात तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कोई बॉडी मूव कर रही है अगर किसी फोर्स के अंडर, तो इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू mf होगा, ये हमें पता है। अब ट्रेन और इंजन दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम होगी ना, तो हम अपने सिस्टम की एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, बट दोनों चीज़ों में ना फ़र्क है, सिचुएशंस दो बनेगी यहाँ पे। पहले तो हमें कहा गया है कि जो इंजन है वो इसको 5 मीट्रिक टन से पुल करके आगे लेके जा रहा है, तो इस सिचुएशन से हम अपनी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जब हमने टेंशन निकालनी है, टेंशन इन कपलिंग ऑफ बोथ, तब हमें इंजन को और ट्रेन को अलग अलग देखना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। हाँ जी, देखो इंजन इसको पुल करके लेके जा रहा है 5 मीट्रिक टन वेट के साथ। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें बोला हुआ है 10 kg पर टन है। तो इंजन ट्रेन को इस तरफ लेके जा रहा है, एफ फोर्स इंजन लगा रहा है ट्रेन को उधर लेके जाने के लिए, पर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली माइनस होता है, तो एफ माइनस आर क्या बन गया, इफेक्टिव फोर्स। एफ फोर्स से इंजन ट्रेन को उधर लेके जा रहा है पर आर रेजिस्टेंस है, तो एफ माइनस आर हमारा इफेक्टिव फोर्स बनेगा ना। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम एफ होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, हाँ जी, एफ कितना था, इंजन कितना लगा रहा था, 5 मीट्रिक टन लगा रहा था ना, तो 5 मीट्रिक टन एक्चुअली क्या होता है 5000 केजी बन गया। बट हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये फोर्स बन गई पूरी की पूरी, माइनस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बोला गया है 10 kg पर टन। तो बच्चे टोटल आपको ट्रेन का वेट कितना दिया हुआ है, 200 मीट्रिक टन दिया हुआ है ना। टोटल ट्रेन का जो वेट दिया हुआ है वो हमें
200 मीट्रिक टन दिया है। अब आप स्टेटमेंट में देखो, रेजिस्टेंस उसने पर टन के हिसाब से दिया है, तो हम केजी वाला वेट नहीं लेंगे। हमें रेजिस्टेंस बोला है 10 केजी पर टन, तो आपने करना है 10 केजी, मतलब 10 केजी लेना है पर टन के हिसाब से। तो आपका जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, 2000 केजी। ठीक है, तो अब ये फोर्स भी हमें मास की टर्म्स में नज़र आ रहा है, इसलिए इसको फोर्स की टर्म्स में लिखना है, तो आप इसको एक्सेलरेशन से फिर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका ये इफेक्टिव फोर्स कितना बन गया, F माइनस आर। ये तो वो फोर्स है इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये है आपकी रेजिस्टिव फोर्स, तो ये इफेक्टिव फोर्स हो गया इज इक्वल टू एम एफ। एम मतलब जो भी आपका बन रहा है 2000, ये था ना 2 लाख केजी बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो मास है वो कितना है, 200 इंटू 1000, ये तो हो गया मास सिर्फ, और साथ में एक्सेलरेशन मीन्स एफ। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, आपके पास आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, 3000 जी। अकॉर्डिंगली वी विल हैव 3/200 जी एक्सेलरेशन है, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमें इतना पता चला था कि जो इंजन है वो ट्रेन को एफ फोर्स के साथ आगे की तरफ पुल कर रहा था, इसलिए हमने इस सिस्टम में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली कि हमारी ट्रेन या इंजन जो भी चीज़ है वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम एफ निकालिए और आप अपनी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। अब आपसे पूछा गया है टेंशन इन कपलिंग। देखो, इंजन कुछ फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स से ट्रेन को पुल करके आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाई जाती है वो सारी की सारी फोर्स उस पे लगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना। क्या होता है, जैसे मान लो इंजन इसको पुल करके आगे लेके जा रहा है, पहले तो इंजन ने बहुत फोर्स लगाया होगा जब ट्रेन को खींचना पड़ा, पर जब मोशन स्टार्ट हो गया तो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ इंजन और ट्रेन इकट्ठे मूव करने शुरू कर गए। ठीक है, तो अब इंजन कुछ फोर्स तो लगा ही रहा है अभी भी उसको आगे मूव कराने के लिए, बट जो टेंशन है वो पूरी की पूरी उस फोर्स के बराबर नहीं है जिस फोर्स से उसने उसको आगे ले जाना शुरू किया था। तो जिस फोर्स से इंजन ने ट्रेन को आगे ले जाना शुरू किया उसके हिसाब से इसके अंदर भी एक फोर्स क्रिएट हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पता होगा जब भी कभी कोई फोर्स अपीयर होती है किसी भी डायरेक्शन में, जैसे इंजन ट्रेन को आगे लेके जा रहा है, तो अब इनके अंदर एक कपलिंग क्रिएट हो चुकी है। इंजन ने ट्रेन पे फोर्स लगाया तो इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन क्रिएट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ फोर्स नहीं देखेंगे, अब हम कहेंगे कि जो फोर्स इंजन ने ट्रेन पे लगाया था उसकी वजह से एक टेंशन अपीयर हो गई है। देखो ना, इंजन ने ट्रेन को इस तरफ खींचा, तो अब ट्रेन भी तो इसी तरफ चलेगी ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है तो वो इसी तरफ चलेगी। तो अब एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है, इनमें कपलिंग हो चुकी है जो उसको इस तरफ मूव करवा रही है। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे अगली सिचुएशन की तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेन को आगे की तरफ लेके जा रही है। तो फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। टी क्या है, टेंशन जो फॉरवर्ड मोशन में हेल्प कर रही है, माइनस रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहीं का वहीं पड़ा है ना, रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो गया, इज इक्वल टू एम एफ। तो फिर से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको कैसी मिलेगी, टी माइनस आर इज इक्वल टू एम एफ। बट अपना सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, आप क्या निकालना चाहते हो, टेंशन इन कपलिंग। इसका मतलब है इंजन ट्रेन को खींच के लेके जा रहा है, उस फोर्स की वजह से इसमें क्या टेंशन अपीयर हुई। बच्चे, अब जितना भी कुछ यहाँ काउंट होगा वो सारा का सारा ट्रेन के मास पे काउंट होगा। अब जो इंजन का मास है वो इग्नोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले आपने एक्सेलरेशन देखनी थी, एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम की थी, इसलिए हमने पूरी की पूरी ट्रेन का जो मास है वो काउंट किया। बट अब आप पूरी ट्रेन का मास काउंट नहीं करोगे। कपलिंग कहाँ होती है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है उसकी वजह से ही तो कपलिंग हुई है ना। तो इसने जो फोर्स लगाना था लगा दिया, किस पे लगाया, सिर्फ इस पे। तो इसको सिर्फ ये मास खींचना पड़ रहा है ना, इसको अपना मास थोड़ा खींचना पड़ रहा है, इसने जो फोर्स लगाई इस पे उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुई ना।
तो अब क्या होगा नेक्स्ट थिंग में, फिर से आपकी जो न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बन जाएगी टी माइनस आर इज इक्वल टू एम एफ। अब आप एम जो है वो सिर्फ ट्रेन के मास को काउंट करोगे, इंजन के मास को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, इंजन का अकेला मास कितना दिया हुआ था 60 मीट्रिक टन ना, तो आपकी जो बची हुई ट्रेन है उसका मास कितना हो गया 140 मीट्रिक टन। ओके, तो अब आप क्या कहोगे, टी माइनस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना था 10 kg वेट पर मीट्रिक टन। तो इस बार फिर से आपका जो रेजिस्टेंस है वो इतना हो गया, बट ये क्या है, ये मीट्रिक टन है, तो ये फिर से हमारे पास मास के यूनिट्स हैं, पर आपको तो रेजिस्टिव फोर्स लिखनी है, तो ये आपका हो गया 1400, साथ में जी लगा दो, फोर्स बन गई इज इक्वल टू एम एफ। एम एफ में अब फिर मास सिर्फ ट्रेन का लिखना है आपने 140, फिर से केजी में चेंज करने के लिए 1000, ठीक है। ये आपका हो गया मास, अब मास ही लिखना है तो जी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इनटू एफ। तो अब ये नई इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे आपके पास टी आ जाएगा। टी क्या होगा 1400 जी प्लस 20 100 जी। आप एफ की वैल्यू पुट करो ना यहाँ पे, ये आपकी कितनी आई थी 3/200 जी, सो यू विल गेट 2100 जी। बस आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मीट्रिक टन की फॉर्म में रिजल्ट निकालना।